हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गति प्रणाली या व्याख्या प्रणाली? तो इसमें सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? प्रश्नोत्तर प्रणाली। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो प्रश्नोत्तर प्रणाली होती है इसमें हम किसी भी लेसन में या जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बच्चे बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि टीचर हमसे प्रश्न पूछे और उसको हम ना बता पाए। तो इसलिए प्रश्नोत्तर प्रणाली में बच्चे बहुत ही सक्रिय होते हैं, बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, जागृत शब्द का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर था वो क्या था? प्रश्नोत्तर प्रणाली। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या है? सुषुप्त, विषुप्त, शयन और चेतना। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर 1 सुषुप्त। जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुषुप्त। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपने सुना भी होगा जागृत ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी, आपने सुना भी होगा। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जब भी ये शब्द विलोम अगर आपको ना समझ में आए तो आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, ममता, अच्छाई, सुरेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुस्तक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। संकोच, झिझक, शर्मीला होना और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि बच्चों की शिक्षा में ये सभी बाधक है। अगर बच्चा संकोच कर रहा है तो भी वो सही से जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वो पूछ नहीं पाएगा, और कोई भी चीज़ वो बता नहीं पा रहा, हेजिटेट हो रहा, तब भी वो सही से समझ नहीं पा रहा, इसका मतलब। और शर्मीला होना, यानी कि वो संकोच और शर्मीला होना लगभग सिमिलर ही है, जहाँ पे वो खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से वो शिक्षा कहीं ना कहीं सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके वस्तुनिष्ठ का लास्ट प्रश्न है और पांचों क्वेश्चन किसके सही है कमेंट करके हमें बताइएगा। तो भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ से, अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला यहाँ पे नंबर 6 से यहाँ पे दिया है। 5 नंबर तो आपके वस्तुनिष्ठ के हैं। नंबर 6 हम देखेंगे, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। किन्हीं 4 विराम चिन्ह का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे विराम चिन्ह आपको पढ़ाया गया है, जिसमें आपको पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम और इसके अलावा आपको प्रश्नवाचक, ये सब विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे आपको उसका एक एक उदाहरण लिखना था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? छा जो है, छा यानी कि छतरी वाला छा जो है, संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों के संयोग से बनता है या किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो यहाँ पे आपको लिखना था का, धन, षटकोण वाला सा। तो यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो का है इसके नीचे हलंत रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो सफिक्स और प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले जो जुड़ता है, सफिक्स का मतलब बाद में। तो यहाँ पे सफिक्स पूछा गया, प्रीफिक्स नहीं। सफिक्स और प्रीफिक्स, और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया, यानी कि सफिक्स पूछा गया है। तो यहाँ पे आई शब्द को जोड़ के 2 शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे जैसे मिठाई, पढ़ाई, ये सब आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। अब दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि जो हम बोलकर, जो भी चीजें हम बोलकर कह रहे हैं, विचारों का संप्रेषण होता है, ये इसकी उपयोगिता है। और जो लोग अशिक्षित हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, उन तक अपनी बात को हम पहुंचाते हैं किसके माध्यम से?
संप्रेषण के माध्यम से, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता है, जहाँ पे हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं और साथ ही विचारों का संप्रेषण करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पत्र के प्रकार लिखिए। दोस्तों जो पत्र है इसके दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। चलिए आगे देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से किया भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है, इसका वर्णन करिए। तो दोस्तों देखिए, गद्य शिक्षण में क्या होता है कि जो चीजें डिटेल में हम, एक तो हमारे अंदर चीजों को ऑब्जर्व करने की क्षमता का विकास होता है। जैसे हम अगर कोई भी गद्य, या गद्य का मतलब क्या होता है, कोई भी समरी दी हुई है जिसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, अगर उसको हम डिटेल में कैसे जाने, और साथ ही हमारे अंदर वर्ड पावर विकसित होती है। तो ये उसकी सामान्य विशेषताएं हैं, जिससे हमारे अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। मौखिक और लिखित, मौखिक अभी हमने पढ़ा, और लिखित यानी कि लिख कर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। उच्चारण संबंधी सुधार के लिए क्या किया जाएगा, एक शिक्षक के माध्यम से छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु क्या उपाय किए जाएंगे। एक तो जो विद्यार्थी है उससे उच्चारण का अभ्यास करवाया जाएगा, और साथ ही उससे ये एक शिक्षक क्या करेगा, उसको लिख करके उसको पढ़ने के लिए बोलेगा, जिससे उसका लिखने का तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा ही साथ वो पढ़ना भी सीखेगा। इस तरह से उसके उच्चारण में भी सुधार होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, काल किसे कहते हैं, काल के भेद लिखिए। तो दोस्तों आपको पता है कि काल किसे कहते हैं। अब काल के भेद में आपको पता है कि वर्तमान, भूत और भविष्य। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। कविता शिक्षण के लिए क्या चीजों का ध्यान रखना है, लय, ताल और साथ ही गति, आरोह अवरोह, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कविता शिक्षण में। देखिए अगर आपने अपने विद्यालय में, जब हम छोटे थे तो हमारे शिक्षक जो अगर कोई कविता आ जाती थी तो उसको बढ़िया से राइमिंग, उसकी राइमिंग जो होती है, यानी कि उसको गति के साथ पढ़ना है, उसको सही से रुक के कहाँ रुकना, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो वहाँ पे हमें रुकना भी है, और जहाँ तेज चलना वहाँ तेज भी चलना। तो इन सब चीज़ों का कविता शिक्षण में ध्यान रखना रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया विशेषण, दोस्तों क्रिया विशेषण क्या होता है, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है कि जो वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताता है वो होता है क्रिया विशेषण। जैसे सीता तेज दौड़ती है, सीता तेज दौड़ती है, तो तेज क्या है, उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हमने सारे क्वेश्चन हल किए। तो आशा करती हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से किए होंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।